हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जून 2025 के इकोनॉमिक्स वाले पेपर के कुछ क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा दिसंबर 2025 का बैच शुरू हो चुका है। पेपर 1 के बैच में आपको पूरा कोर्स कवर किया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। वैसे तो लाइव क्लास अटेंड करना ही बेहतर है, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं हो पाती है तो उस केस में आप इसे रिकॉर्डेड सेशन से भी कवर कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर रहते हैं। हर क्लास के एंड में मैं आप लोगों के डाउट्स कवर करता हूँ। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया जा सकता है, जो आपको ये बताएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। यूनिट वाइज क्विज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वीकली बेसिस पे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। 24/7 आप व्हाट्सएप पर डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप डाउट्स सबसे इजी प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, बस जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे जितना सॉल्व होता है क्वेश्चन की फ़ोटो लीजिए, जितना सॉल्यूशन आपसे हुआ है उसकी फ़ोटो लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। कोर्स कंप्लीशन पर आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ एक ही जगह पर आपको पढ़ने का मौका मिले, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हमारे सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, Which of the following pertains to clean development mechanism under Kyoto Protocol? Getting certified emission reductions, credits for industrialized countries, reducing noise pollution, decreasing amount of chlorofluorocarbons, maintaining ozone layer। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, उसके हिसाब से होगा गेटिंग सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो बेसिकली कोई भी कंट्री कितना अपना एमिशन रिड्यूस कर रही है उसके लिए सर्टिफिकेट मिलना। Which of the following institutions are among top 10 institutions in the category of research institutions in India ranking 2024 released by NIRF, National Institute of Ranking Framework, NIRF। तो देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे गिवन है, उसमें टॉप 10 में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स थी वो हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो इसमें IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT मद्रास हो जाएंगे। Which of the following are required to become a good listener? एक अच्छा लिसनर बनने के लिए इन सब में से कौन कौन सी क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई थ्योरी वाली चीज नहीं है, बस कॉमन सेंस से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। कीप क्वाइट वाइल लिसनिंग, यानी सुनते समय चुप रहिए। बिल्कुल, एक अच्छे लिसनर बनने के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले की बात को सुने, और जब वो बोल रहा है तब बीच में ना बोलें, उसके फ्लो को डिस्टर्ब ना करें, उसकी बात को शांति से सुने। लिसन विद नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पीकर, यानी स्पीकर जब बोल रहा है तो उसके प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शो इंटरेस्ट इन द स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है उसमें हम हमारा इंटरेस्ट शो करें। फोकस ऑन द ड्रेस एंड अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो स्पीकर है उसकी ड्रेस से, उसके अपीयरेंस से हम उसको उस पर फोकस करें या उसके प्रति कोई भी धारणा बनाएं। कीप योर माइंड ओपन टू एवरी सब्जेक्ट एंड स्पीकर, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो भी सब्जेक्ट हो, स्पीकर हो, उसके लिए हमें अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। तो A, C एंड E ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी, ध्यान रखिए इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो कुछ इफेक्ट्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट डिके, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, हॉथरॉन इफेक्ट, और लास्ट है बायस इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स इन सैंपल। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, इनको एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है?
प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए आप कोई दवाई ले रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि आप दवाई ले रहे हैं इस वजह से आप ठीक हो जाएंगे, तो दवाई लेने का एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं और इस वजह से आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, आपकी बॉडी अपने आप ठीक होने लगेगी, भले चाहे उस दवाई में कुछ हो भी ना, है ना, भले चाहे वो दवाई काम की नहीं हो, लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं इसलिए आप ठीक हो जाएंगे। ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसका ऑपोजिट होता है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट द ऑपोजिट ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। इस केस में क्या होता है, कोई नेगेटिव ट्रीटमेंट आपको आपकी कोई एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है, एक्चुअल में भले ही नेगेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कुछ बीमारी है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जब वो ऐसा सोचते रहते हैं तो उनकी बॉडी में एक्चुअल में कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये होता है नोसिबो इफेक्ट कि असल में कुछ नहीं है, बस क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा लग रहा है तो हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। जब पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसके हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, और अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो उसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट डिके। इंस्ट्रूमेंट डिके का मतलब क्या है कि मेजरमेंट टूल और ऑब्जर्वर चेंजेस ओवर टाइम। तो मेजरमेंट टूल जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिके हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं ओवर टाइम। इट इज अ सीरियस थ्रेट टू स्टडीज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के लिए क्या है, एक सीरियस थ्रेट है। मेनली दो तरीके के हो सकते हैं, एक फिजिकल डिके और एक ऑब्जर्वर डिके। तो फिजिकल डिके मतलब मान लीजिए कोई स्केल है जिससे आप कुछ मेजर कर रहे हैं, उसके स्केल वो आगे से टूट जाता है, उसमें 3 सेंटीमीटर तक का स्केल टूट गया, अब आप जो भी मेजर कर रहे हो तो उसका रिजल्ट गलत आएगा, मतलब स्केल दिखाएगी कि वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, सॉरी स्केल दिखाएगी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, आगे का 3 सेंटीमीटर टूट चुका है, तो असल में तो वो 2 सेंटीमीटर की है लाइन, लेकिन आप उसको मेजर क्या कर रहे हैं कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया फिजिकल डिके, ठीक है, कि जो चीज आप मेजर करने के काम में ले रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाना, वो डिके हो जाना। दूसरा है ऑब्जर्वर डिके। ऑब्जर्वर डिके में क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब जैसे फेटीग, बोर्डम और इंक्रीज्ड स्किल्स, तो ये ऑब्जर्वर डिके की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर आता है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। अब कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हम किसे कह रहे हैं, अनप्लैन्ड एक्सटर्नल इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग योर स्टडी। जो स्टडी के दौरान कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें हम कंटेम्प्रेरी इवेंट्स कहते हैं। इसे हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। हिस्ट्री भी एक तरह का इफेक्ट ही है जो कि इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है, उसी को दूसरे नाम से हमने कंटेम्प्रेरी इवेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। नेक्स्ट है हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है कि जब लोगों को लगता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है हॉथरॉन इफेक्ट। और ये एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है, इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन है, which of the following factors affect the internal validity of an experimental research? Placebo effect, instrument decay, contemporary events, Hawthorne effect या bias in selecting subjects in sample? इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई। बी, सी एंड ई। तो इन सभी चीजों से इंटरनल वैलिडिटी अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है अरेंज द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए क्या चीज है, तो सबसे पहले बुद्धिज्म में बताया गया कि ये संसार क्या है, दुखों का संसार है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, दुख। ये संसार क्या है, दुखों का संसार है। दूसरा आता है समुदाय, यानी कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा है निरोध, कि इस दुख के कारण को मिटाया जा सकता है। और चौथा है मार्ग, तो उस दुख को मिटाने के लिए एक मार्ग होता है जिसको हम फॉलो करके इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सी, डी, ए एंड बी। सी, डी, ए एंड बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कैप क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ऑर्गेनाइजिंग, एप्लीकेशन, मैनिपुलेशन या कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए साइकोमोटर डोमेन में
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आई एम पेन, आई एम पेन। आई से क्या होता है, आई से होता है इमिटेशन, एम से होता है मैनिपुलेशन, ई से होता है प्रिसीजन, ए से आर्टिकुलेशन और एन से नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। तो ये थे साइकोमोटर डोमेन की चीजें। तो इसमें क्या आ रहा है, मैनिपुलेशन, तो ये हो जाएगा मैनिपुलेशन। ठीक है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, तो मैनिपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ सिस्टमैटिकली फॉस्टरिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, व्हेन डिड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश इनोवेशन सेल। तो इनोवेशन सेल को एस्टेब्लिश कब किया गया, तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। कब एस्टेब्लिश किया गया, 2018 में। गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व्ड इन देम। तो अलग अलग तरह के मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। तो उन सभी को हमें अरेंज करना है, किसमें, लोअर लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल में। मतलब कि हमें देखना है कि इसमें रेशियो स्केल कौन सा है, देन इंटरवल, देन ऑर्डिनल और लास्ट में नॉमिनल। इस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है। तो देखिए, रिसर्चर्स डिवाइड द सैंपल इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ रेजिडेंस लाइक अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो अर्बन और रूरल में क्लासिफिकेशन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉमिनल, कि दो अलग अलग चीजों में क्लासिफिकेशन है। तो नॉमिनल मतलब ए। ठीक है, तो हमें देखिए ये जो आंसर है इसमें दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में ए नहीं आ रहा, लास्ट में ए आना चाहिए। ठीक है, नॉमिनल से कौन सा है, ए वाला, तो लास्ट में ए आना चाहिए। फिर देखिए, a student has got 50 marks out of 60 marks in English language test. Next है, a cricketer is given 10th rank as an all-rounder. तो 10th रैंक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनल में। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डिनल में, 10th रैंक की यहाँ पे बात हो रही है। 10th रैंक। ठीक है, तो रैंक मतलब ऑर्डिनल स्केल। ए के बाद फिर क्या आना चाहिए, सी, तो ए के बाद यहाँ पे सी आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टू पर्सन्स ए एंड बी फिनिश अ वर्क इन 10 days. ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट देन बी. हाउ मेनी डेज ए विल टेक टू फिनिश द वर्क इफ ही हैज टू डू इट अलोन। तो देखिए, दो लोग हैं ए और बी, जो कि किसी काम को मिलके खत्म करते हैं 10 दिनों में। और दूसरी चीज हमें बताई हुई है कि ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट है देन बी। तो मान लेते हैं कि बी जो है कितना काम करता है, एक्स, तो ए कितना काम करेगा, 2x काम करेगा, है ना, डबल एफिशिएंट है। अगर बी एक घंटे में एक्स का काम करता है, एक दिन में मान लेते हैं एक दिन में एक्स काम करता है, एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता है, तो ए कितना करेगा, ए करेगा 2x। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना होगा, 2x प्लस एक्स इंटू 10 यानी 30x। टोटल काम यही हो गया। ठीक है, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तो 30x हो गया। फिर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए,
यानी अगर सिर्फ ए काम करेगा तो उसे कितने दिन चाहिए होंगे इस काम को पूरा करने में, 30x ये टोटल काम है। और ए की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 2x काम करता है, तो दिन कितने चाहिए होंगे, 15। तो 15 डेज ए को चाहिए होंगे अगर वो अकेला इस काम को फिनिश करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो देखिए क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, MS एक्सेल, MS एक्सेस और SPSS। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव डेटा से डील करते हैं। MS वर्ड हमारे टेक्सचुअल डेटा से डील करता है और सेम विद MS पावरपॉइंट। तो डेटा एनालिसिस के कौन कौन से हैं, एक्सेल, MS एक्सेस और SPSS, C, D एंड E। तो ये हो गया C, D एंड E। Then we have in the experiment of determining better yoga exercises out of 2 that can reduce the fat of urban people of different age groups, which of the following is an intervening variable? Area, yoga exercise, food habit and fat of the people। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फूड हैबिट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए दो अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, उनको हम योगा करवा रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि उन दो अलग अलग योगा एक्सरसाइजेस में से बेहतर एक्सरसाइज कौन सी है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी इन दोनों के अलावा, इन दोनों एक्सरसाइजेस के अलावा ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, तो वो हो जाता है फूड हैबिट्स। ठीक है, अलग अलग फूड हैबिट्स है क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, कोई बहुत मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति है और एक ग्रुप में हम ले रहे हैं 20 साल के व्यक्ति। ठीक है, तो एक 20 साल के बच्चे के जो फूड हैबिट्स होंगी वो एक 50 साल के व्यक्ति के फूड हैबिट से डिफरेंट होगी। तो ये जो फूड हैबिट है वो एक इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा, यानी वो वेरिएबल जो असल में उस योगा एक्सरसाइज के इफेक्ट को अंडरमाइन करेगा, मतलब उसके इफेक्ट को काटने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं 20 साल के बच्चे को, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसकी आदत है कि वो बाहर जाके तला हुआ खाता है, मतलब समोसा, कचौरी, ये सारी चीजें खाता है। तो हो सकता है उसका वेट रिड्यूस ना हो जबकि उसकी एक्सरसाइज बेटर है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड हैबिट। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिनानम कमेटी, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, मुदालियर कमीशन और यशपाल कमेटी। तो ये देखिए इन सब में सबसे पहले आया था मुदालियर कमीशन। कब आया था, मुदालियर कमीशन आया 1952 में। फिर उसके बाद आया कोठारी कमीशन 1964 से 1966। देन वी हैव जनानम कमेटी 1993। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि आया 2005 में, 2005। और यशपाल कमेटी ये हो गया लास्ट में, एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब देखिए यशपाल कमेटी जो है दो अलग अलग टाइम पे आई थी। एक बार तो आई थी 1992 में और एक बार 2008 में। मैं इसको एक बार आपको कंफर्म और बता देता हूँ, 2009 में। ठीक है, एक बार 1993 में आई थी और एक बार 2009 में आई थी। तो ये जो है एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये हमारी 2009 वाली कमेटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर DBACE। ठीक है, ये ईयर वाइज हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फेजेस ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब देखिए ये भी अगेन कॉमन सेंस से बनाने वाला क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी हमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं करनी। सबसे पहले क्या चीज़ आती है, मिटिगेशन। जैसे कि मिटिगेशन का मतलब क्या है कि भूकंप से
क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं जो इस भूकंप को सस्टेन कर सके। ठीक है, हम ऐसी कोशिश करें, ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाएं जिससे कि नेचुरल डिजास्टर से कम नुकसान हो। तो दैट इज मिटिगेशन। ठीक है, ये हो गया मिटिगेशन। उसके बाद आती है प्रिपेयर्डनेस, यानी भूकंप के लिए हम तैयार रहें कि भूकंप आए तो हमें किस तरीके से एक्शंस लेना है। जैसे कुछ इस तरह के ऐड टीवी पर दिखाए जाते हैं कि अगर भूकंप आए तो क्या करें, खुले मैदान की तरफ जाएं, जिससे कि बिल्डिंग गिरने का खतरा ना रहे, मतलब गिरे भी तो जान माल की हानि कम से कम हो सके। तो बोलते हैं खुले मैदान में जाएं। कुछ दिनों का सूखा खाने का सामान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सुनामी आए तो आपको क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, ऊंची जगह पे जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपेयर्डनेस। थर्ड है रेस्पॉन्स, कि अगर अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो हमें उसे रेस्पॉन्स किस तरीके से करना है। तो जब हम रेस्पॉन्स करेंगे दैट इज थर्ड स्टेप। और लास्ट में हम उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। भूकंप में अगर कोई रोड टूट गई है तो उस रोड को दोबारा बनाने का काम किया जाएगा, दैट इज रिकवरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑर्डर, डी बी सी ए, डी बी सी ए। Next question, the fallacy where the conclusion does not logically follow the premises is called ad hominem, straw man, non sequitur और red herring। तो इसमें आंसर हो जाएगा non sequitur। फिर देखिए, अब इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है, एक एक करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आंसर के साथ मैच करते हैं। 343 का क्यूब रूट माइनस 81 टू द पावर 1/4। तो देखिए 343 यानी 343 का की पावर 1/3, तो 343 का रूट क्यूब रूट क्या हो जाएगा 7 माइनस 81 की पावर 1/4 यानी कि 3, तो ये आंसर हो जाएगा 4। सो ए का यहाँ पे क्या हो गया, ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड होते ही ये दो ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हट गए, ए का थर्ड हो गया। और दोनों ऑप्शंस में देखिए बी का क्या है, फोर्थ है, तो बी को बिना सॉल्व करे हम फोर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी और डी, इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब सी और डी में से इजी कौन सा है, देखिए सी देखते ही समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। देखिए 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.01 प्लस 1। अब देखिए ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इसको अगर मैं a मान लूं, इस टर्म को a मान लूं और इस टर्म को b मान लूं, तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1.01 प्लस 1, 1.01 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 1.01 प्लस 1। अब देखिए ये डिनोमिनेटर जो है इस टर्म के साथ कट सकता है, सेम ही टर्म है ना, 1 माइनस 0.1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 0.01, 0.01 यानी 1/100, 0.01 यानी 1/100। तो ये सी का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चारों मिलाने के लिए सॉल्व हमें दो ही करने पड़े, ए को सॉल्व किया और सी को सॉल्व किया, तो हमारा आंसर बन गया इसमें। नेक्स्ट देखिए वेस्ट डिस्पोजल मेथड और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। मॉडर्न लैंडफिलिंग, रिड्यूस्ड वेस्ट वॉल्यूम, वेल इंजीनियर्ड एंड मैनेज फैसिलिटी। हाँ, तो ये हो गया वेल इंजीनियर्ड मैनेज्ड फैसिलिटी। ओपन लैंड डंपिंग, ओपन लैंड डंपिंग क्या होगा, लो कॉस्ट ऑफ डंपिंग। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन में हम कचरे को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, रिड्यूस्ड वेस्ट वॉल्यूम। और लास्ट है बायो कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, ये क्या हो जाता है, एक इको फ्रेंडली प्रोसेस हो जाता है क्योंकि कंपोस्ट में चेंज कर दिया जाता है।
अच्छा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको ये पता है कि आपने बाकी कुछ भी नहीं पता है, आपने सिर्फ डी वाले को मैच कर लिया कि बायो कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है, अगर आपको इतना भी पता है तो भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डी का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिडक्टिव फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग? मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म या फिर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी। तो इसमें ये तीनों ही एक वैलिड डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपसे मिस ना हो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो टेलीग्राम पे इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।